My name is Dr. Yogvati Parikh. I am working with the Government College Faridabad as extension lecturer. स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वीडियो में बात किया था चैल्कोलिथिक कल्चर के बारे में। आज हम फिर उसी को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे गणेश्वर स्थल की। तिथिक्रम के दृष्टि से गणेश्वर स्थल विशेष रूप से दर्शनीय है। यह राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। इस क्षेत्र से खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं हैं तीर के नोक, बरछे के फल, बंसिया, सिल्ट, कंगन, छेनी आदि आदि। इनमें से कुछ की आकृतियां सिंधु स्थलों में मिली इन वस्तुओं की आकृतियों से मिलती है। पक्की मिट्टी की एक ऐसी पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती है। इस स्थान में बहुत से पत्थर के छोटे छोटे औजार मिले हैं जो ताम्रपाषाण संस्कृति के परिचायक है। यहाँ गैरिक मृद भांड भी पाए जाते थे। यह लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा रहता है और मुख्यतः कलश की शक्लों में होता है। चूँकि गणेश्वर के जमाव को 2800 से 2200 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, इसलिए इसकी बहुत सी वस्तुएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से पूर्व की है। गणेश्वर स्थल मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, पर उसने कोई खास तत्व प्राप्त नहीं किया है। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषिजीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। यद्यपि उनका मुख्य शिल्प तांबे की वस्तुएं बनाना था, तथापि वे वैसे नगरीय तत्वों को विकसित नहीं कर पाए जो बाढ़ सिंचित मैदानों की उपज पर आश्रित हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। अतः गणेश्वर की पुरा वस्तुओं को वास्तविक गैरिक मृदभांड ताम्रनिधि संस्कृति की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। इसकी सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई। तिथिक्रम की दृष्टि से भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की कई श्रृंखलाएं हैं। कुछ प्राक हड़प्पीय हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है तथा कुछ हड़प्पोत्तर है। हड़प्पा अंचल के कुछ स्थलों के प्राक हड़प्पीय स्थलों को आरंभिक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ताकि इसे परिपक्व नगरीय सिंधु सभ्यता से पृथक किया जा सके। इस तरह राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा की बनावली की प्राक हड़प्पीय अवस्था स्पष्टतः ताम्र पाषाणिक है। यही बात पाकिस्तान के सिंध राज्य के कोटदीजी स्थल के बारे में भी है। प्राक हड़प्पीय और हड़प्पोत्तर ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ तथा हड़प्पा संस्कृति की समकालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ भी उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत में पाई जाती है। एक उदाहरण है कयथा संस्कृति, जो कि हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण है, पर साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। इस क्षेत्र में कई हड़प्पाई ताम्रपाषाणीय संस्कृतियां हड़प्पा संस्कृति की नगरोत्तर अवस्था से प्रभावित है। कई अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियां परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से उम्र में छोटी होते हुए भी सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई नहीं है, जैसे नवदाटोली, एरण और नगदा में पाई मालवा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। जोरवे संस्कृति, जो अंशतः विदर्भ और कोंकण को छोड़ सारे महाराष्ट्र में छाई हुई है, उसके बारे में भी यही बात है। देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में ताम्रपाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही है। दक्षिण भारत में ऐसी बस्तियां हमेशा नवपाषाण युगीन बस्तियों के बाद लगातार चलती है। विंध्य क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की ताम्रपाषाण बस्तियां भी हड़प्पा संस्कृति से असंबद्ध थी। यह स्पष्ट है कि कई प्रकार की प्राक हड़प्पीय ताम्रपाषाण संस्कृतियां सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक हुई और उनसे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर बना। इस प्रसंग में सिंध के अमरी और कोटदीजी तथा राजस्थान के कालीबंगा और गणेश्वर का भी नाम लिया जा सकता है। प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया
और नगरों की स्थापना में सफल हुए। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाण संस्कृतियां 1200 ईस्वी पूर्व में या 1000 ईस्वी पूर्व आते आते लुप्त हो गई। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईस्वी पूर्व तक जीवित रही। फिर भी देश के कई भागों में ताम्रपाषाण युगीन काले व लाल मृद्भांड का बनना ऐतिहासिक काल में भी ईस्वी पूर्व दूसरी सदी तक जारी रहा, परंतु कुल मिलाकर मध्य तथा पश्चिमी भारत की आरंभिक ऐतिहासिक संस्कृति तथा उनकी ताम्रपाषाण संस्कृति के बीच लगभग 4 से 6 शताब्दियों का व्यवधान रहा होगा। पश्चिमी भारत और पश्चिम मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण बस्तियों के लुप्त होने का कारण लगभग 1200 ईस्वी पूर्व के बाद से वर्षा की कमी मानी जाती है, पर मध्य गंगा क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में ये बस्तियां बाद तक चलती रही। ऐसा लगता है कि पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण युग के लोग ऐसी काली चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र में थे जहां सूखे मौसम में जमीन गाड़ना कठिन होता है, अतः वे अपने जमीन खोदने वाले डंडे के सहारे ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सके। लेकिन लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में, खासकर पूर्वी भारत में, ताम्रपाषाण अवस्था के तुरंत बाद बिना किसी व्यवधान के लौह अवस्था आदम की और उसने धीरे धीरे लोगों को पूरा खेतीहर बना दिया। यही बात मध्य गंगा के मैदान में स्थित ताम्रपाषाण संस्कृतियों पर भी लागू होती है। इसी तरह दक्षिण भारत के कई स्थलों पर ताम्रपाषाण संस्कृति ने लोहे का इस्तेमाल करने वाली महापाषाण संस्कृति का रूप ले लिया। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले क्षेत्रों को छोड़ प्राय देश भर में ताम्रपाषाण संस्कृतियों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में भी जलाशय के किनारे कई ताम्रपाषाण बस्तियां मिली है, पर सामान्यतः ताम्रपाषाणिक लोगों ने अधिकतर नदी तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी पर गांव बसाए। ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। लगता है कि इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे, पर मध्य गंगा क्षेत्र की ताम्रपाषाण बस्तियों में तांबे के औजार बहुत कम मिलते हैं। पश्चिमी भारत और मध्य भारत की संस्कृतियों में वे अधिक मिलते हैं। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृद्भांड का प्रयोग करते थे। उनके विकास की प्राक कांस्य अवस्था को देखते हुए हम पाते हैं कि चित्रित मृद्भांडों का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले वे ही लोग हैं। वे पकाने, खाने, पीने और सामान रखने के लिए इन भांडों का प्रयोग करते थे। वे लोटा और थाली दोनों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था अलक्षित रूप से ही ताम्रपाषाण अवस्था में परिणत हो गई, अतः इन संस्कृतियों को नवपाषाणीय ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम दे दिया गया। विशेषकर पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान में ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग बाहर से आकर बसे प्रतीत होते हैं। उनकी सबसे पुरानी बस्तियां संभवतः मालवा और मध्य भारत में थी, जैसे कैथा एवं एरण की बस्तियां। पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की मालूम होती है और बिहार तथा पश्चिम बंगाल की बस्तियां तो और भी बाद में बसी है। ताम्रपाषाण जनों ने ही सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए और वे नवपाषाण जनों के बारे में जितना ज्ञात है उससे कहीं अधिक अनाज उपजाते थे। विशेषकर वे पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं और मूंग तथा दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे। वे अन्न के साथ साथ मछली भी खाते थे। पश्चिम भारत में पशुओं का मांस अधिक चलता था, पर पूर्वी भारत के भोजन में मछली और भात का प्रमुख स्थान था। पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बस्तियों के और भी अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में कैथा और एरण की और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। इसके विपरीत पूर्वी भारत के चिरांद और पांडु राजा ढीबी की संरचना के अवशेष कम है। उनसे सिर्फ खंभों, खाइयों और गोलाकार घरों की जानकारी मिलती है। शव संस्कार विधियां भी भिन्न थी। महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण सीध में रखा जाता था,
किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम सिंध में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान प्रचलित था। थैंक यू।